जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2। विलियम शेक्सपियर ने इसका पार्ट 1 लिखा है और पार्ट 2 लिखा है। मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से नरेट किया है। जहाँ तक मुझे अभी तक पता है यूट्यूब पर इससे बेहतरीन नरेशन आपको नहीं मिलेगी। मेरा नाम अंकित तिवारी है और आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता। कई बार इतिहास एक झूठ से भी बदल जाता है और शेक्सपियर अपने इस नाटक की शुरुआत किसी राजा, सैनिक, युद्ध से नहीं करते, बल्कि एक ऐसे किरदार से करते हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में रखता है। उसका नाम है रूमर। रूमर का मतलब अफवाह। पिछले नाटक हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आपने देखा था कि इंग्लैंड गृह युद्ध की आग में जल रहा था। राजा हेनरी फोर्थ के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हॉटस्पॉट हेनरी पर्सी ने किया था। वह असाधारण साहसी योद्धा था और पूरे इंग्लैंड में उसकी चर्चा हुआ करती थी। अब मेरा मानना है कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके सारे कैरेक्टर्स और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेनी चाहिए। मोस्टली चीज़ें तो किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ही रिलेटेड है, जैसे कि सारे कैरेक्टर्स। बट इसका जो टाइटल है, प्ले का नाम है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2। ऑथर इसके विलियम शेक्सपियर ही हैं ऑफ कोर्स। जनरा है हिस्टोरिक प्ले, हिस्ट्री। लिखा गया था इसे 1597 टू 1598 और ये पब्लिश हुआ था 1600 में। इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन, मेनली लंदन और वेस्टमिनिस्टर में। इसका थीम है किंगशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर, पॉलिटिकल पावर, फ्रेंडशिप एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन अगेन। और इसके जो मुख्य दो कैरेक्टर हैं, पहले हैं किंग हेनरी फोर्थ, द एजिंग किंग ऑफ इंग्लैंड। ये बूढ़े हो रहे हैं सोचकर, परेशान होकर। और फिर है हमारे किंग, जो मतलब हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट, प्रिंस हाल। ये लेटर किंग हेनरी फिफ्थ बनेंगे और ये सन है किंग हेनरी फोर्थ के। इन्हें बहुत ही प्यार से पाला गया है। ये बहुत ही बुद्धिमान है और रिस्पॉन्सिबल हैं और इनकी आदतें शुरू में अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी तो होती हैं बट ये दिखाते नहीं हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर हैं सर जॉन फाल्स्टॉफ, शेक्सपियर के वन ऑफ द इमॉर्टल कैरेक्टर्स में से एक है। मैंने पिछली कहानी में इनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ लैनचेस्टर, यंगर सन ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, और इनके भाई हैं नॉर्थम्बरलैंड। ये हॉटस्पॉर के फादर हैं और एक रेबल हैं। आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, ये भी किंग हेनरी के खिलाफ रेबल्स के लीडर हैं। और नेक्स्ट है अर्ल ऑफ मॉबेरी, ये भी रेबल हैं, नोबल मैन है, सपोर्ट करते हैं रेबेलिटी को। नेक्स्ट है जस्टिस सैलो, एक कंट्री जस्टिस है और प्रोवाइड करते हैं ये कॉमिक सीन्स विथ फाल्स्टॉफ। नेक्स्ट है जस्टिस साइलेंस, ये फ्रेंड है सैलो के और इन्हें प्ले में फन के लिए रखा गया है। अगेन मिस्ट्रेस क्विकली आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। याद है ना वो ट्रेवन यानी शराब खाना, उसकी ये ऑनर है और इनका फ्रेंड है फाल्स्टॉफ। नेक्स्ट है पिस्टल a loud and boastful soldier, one of Falstaff follower। Falstaff का ये अनुयायी है और उसी की तरह बातें करता है। इस प्ले की कुछ मुख्य बातें ये हैं कि ये सीक्वल है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का और ख़त्म होता है ये किंग जो प्रिंस हॉल होते हैं उनके किंग हेनरी फिफ्थ बनने से। आइए कहानी को शुरू से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं छूटने वाला आपका। बिल्कुल डिटेल में सुनते हैं कहानी को। लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है। अब तक हमने देखा था कि स्विसवेरी के युद्ध में प्रिंस हॉल ने हॉटस्पॉर को मार गिराया था। राजा जीत गए थे, लेकिन क्या सचमुच शांति आ गई थी? बिल्कुल नहीं। यहीं से हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की शुरुआत होती है। रूमर का प्रवेश। जी हाँ, शेक्सपियर ने इस प्ले को बहुत अजीब तरीके से लिखा है। अभी फ़िलहाल मंच पर एक अजीब पात्र आता है, कैरेक्टर आता है। उसके जो क्लोथ्स हैं उस पर कई भाषाओं में बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। वह खुद अपना परिचय देता है, कहता है मैं हूँ रूमर यानी अफवाह। वह कहता है मैं हवा से भी तेज़ दौड़ता हूँ, मैं राजाओं को डरा सकता हूँ, मैं गरीबों को उम्मीद दे सकता हूँ और कभी कभी पूरे देश को झूठ पर विश्वास करा सकता हूँ।
फिर वह दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराता है, कहता है, आज भी पूरे इंग्लैंड में लोग सच नहीं जानते। हर शहर में अलग अलग कहानी सुनाई जाती है। कोई कह रहा है कि हॉटस्पॉट जीत गया है, कोई कह रहा है कि किंग हेनरी मारे गए हैं, कोई कह रहा है कि प्रिंस हॉल कैद हो गया है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। शेक्सपियर पहले ही दृश्य में हमें बताते हैं कि युद्ध के बाद सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं बल्कि अफवाह होती है। नॉर्थम्बरलैंड का महल, कहानी यहाँ पहुँचती है। यहाँ रहता है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, हॉटस्पॉट का फादर है ये। वह अपने बेटे की जीत की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके मन में गर्व है, उसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा राजा की सेना को हरा कर ही लौटेगा। तभी एक थका हुआ दूत वहां पहुंचता है। वह हांफते हुए कहता है, मालिक, मैंने सुना है कि हॉटस्पॉट जीत गया, राजा की सेना पीछे हट रही है। नॉर्थम्बरलैंड खुशी से भर उठता है। वह भगवान का धन्यवाद करता है। महल में खुशियां मनाई जाने लगती है। लेकिन तभी शेक्सपियर यही पहला झटका देते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा मैसेंजर आता है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कपड़े धूल और खून से सने थे। वह धीमी आवाज में कहता है, महाराज, मुझे सच बताना होगा। स्विसबेरी का युद्ध खत्म हो चुका है और आपका बेटा हॉटस्पॉट क्या युद्ध की भूमि में मारा गया है महाराज। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। नॉर्थम्बरलैंड कुछ पल तक तो बोल भी नहीं पाते। जिस बेटे पर उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व था, अब वही इस दुनिया में नहीं रहा। लॉर्ड बार्डुल्फ की सलाह। अब वो सलाह देते हैं। इसी समय लॉर्ड बार्डुल्फ वहाँ पहुँचता है। वह नॉर्थम्बरलैंड को सांत्वना देता है, साथ ही एक चेतावनी भी देता है। पता है ना, प्रिंस हॉल का फ्रेंड है। अगर आप बिना तैयारी के बदला लेने निकल पड़े तो हॉटस्पॉट के बाद आपका भी नाम इतिहास बन जाएगा महाराज। नॉर्थम्बरलैंड बदले की आग में जल रहा था, लेकिन बार्डुल्फ उसे धैर्य रखने के लिए कहता है। यही शेक्सपियर दिखाते हैं कि राजनीति में भावना से ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। मार्टून लेकर आता है असली रिपोर्ट। ये मार्टून कौन है? ये एक और दूत है। अब वह युद्ध की पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, हॉटस्पॉट ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन प्रिंस हॉल ने उसे द्वंद्व में युद्ध में मार दिया। वह यह भी बताता है कि कई विद्रोही नेता या तो मारे गए या तो कैद कर लिए गए। यह सुनकर नॉर्थम्बरलैंड पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन मॉर्टन उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। विद्रोह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ महाराज। आर्क बिशप ऑफ यॉर्क अभी भी राजा के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर नॉर्थम्बरलैंड की आंखें फिर से बदले की आग के लिए जल उठती हैं। किंग हेनरी की जीत, लेकिन चैन से नहीं। अब कहानी लंदन के शाही महल में पहुंचती है। राजा किंग हेनरी फोर्थ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। विद्रोह दब चुका है, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की खुशी नहीं है। उनका शरीर कमजोर पड़ चुका है। वे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। दरबारियों को लगता है कि राजा का सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई विद्रोही नहीं, बल्कि उनकी अपनी बीमारी है। राजा कहते हैं, जिस दिन मैंने ताज पहना था उस दिन से मानो मेरी नींद छिन गई हो। उन्हें पता है देश अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारी अभी भी जल रही है। प्रिंस हॉल कहाँ है? इसी समय राजा अपने बड़े बेटे प्रिंस हॉल के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है। उन्हें बताया जाता है कि हॉल अभी भी पुराने साथियों के साथ समय बिता रहा है। राजा गहरी सांस लेते हैं। वे सोचते हैं, क्या यही लड़का एक दिन इंग्लैंड का राजा बनेगा? उन्हें अपने बेटे से प्यार तो है, लेकिन उसके भविष्य को लेकर उससे भी बड़ा डर है। यही शेक्सपियर की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या एक आवारा राजकुमार सचमुच महान राजा बन सकता है क्या? ऐसा कौन सोचता है? प्रिंस के फादर सोचते हैं कि क्या कोई ये इतना आवारा है, ये कैसे राजा बनेगा? और फिर यहीं पर किंग हेनरी फोर्थ अपने सिंहासन के बोझ के तले टूटते जा रहे हैं। लेकिन अब शेक्सपियर हमें युद्ध की भूमि से उठाकर लंदन की बिल्कुल अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई युद्ध, ना कोई राजनीति। यहाँ है सिर्फ शोर, हंसी, शराब और एक ऐसा इंसान जो पूरे नाटक का सबसे मजेदार कैरेक्टर है और जटिल पात्र भी है, सर जॉन फाल्स्टॉफ और उनकी मौज मस्ती। ठीक है, अब कहानी पहुंचती है बुअरहेड ट्रेवन्स में।
यह एक शराब खाना लंदन का सबसे मशहूर शराब खाना है। दिन हो या रात यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। सैनिक, व्यापारी, जेब कतरे, नाटकबाज, शराबी सभी यहीं इकट्ठा होते हैं। इस शराब खाने की मालकिन है हॉस्टेस क्विकली। वह तेज तर्रार है लेकिन एक बड़ी समस्या से परेशान है। समस्या का नाम है सर जॉन फॉलस्टॉप। सर जॉन फॉलस्टॉप जितना मजेदार दिखाई देता है उतना ही चालाक भी है। उसने महीनों से शराब पी है, खाना खाया है, कमरे में सो रहा है लेकिन पैसे नहीं दिए। हॉस्टेस क्विकली गुस्से से कहती है, सर जॉन तुमने हर बार कहा था कि अगली बार पैसा दे दोगे, लेकिन हर बार नया बहाना बना दिया। फॉलस्टॉप जोर से हंसता है और कहता है, अरे क्विकली, मैं राजा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। जब प्रिंस हॉल राजा बनेगा तुम्हें ब्याज समेत सारे पैसे मिल जाएंगे। हॉस्टेस मजबूर होकर चुप हो जाती है। उन्हें पता है कि फॉलस्टॉप से बहस करना बेकार है। इतने में दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है एंशिएंट पिस्टल। पिस्टल खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बिल्कुल फॉलस्टॉप की तरह। ऐसे बोलता है जैसे मानो कोई महान सेनापति हो। वह ऊंची आवाज़ में लंबी लंबी बातें करता है। बाकी लोग उसे सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। फॉलस्टॉप भी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन दोनों की नोकझोंक पूरे दृश्य को हास्य से भर देती है। शेक्सपियर यहाँ दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन साथ में यह भी दिखाते हैं कि ऐसे लोग समाज में हर समय मौजूद रहते हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके कर्म किसी काम के नहीं हैं। इसी बीच एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, डॉल टीयरसीट। यह फॉलस्टॉप की करीबी मित्र है। दोनों एक दूसरे से मजाक करते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ में हंसते भी हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि फॉलस्टॉप का जीवन पूरी तरीके से मौज मस्ती में बीत रहा है। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, राजा की बीमारी की कोई चिंता नहीं है और भविष्य की भी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ आज का आनंद चाहिए। कुछ ही देर बाद प्रिंस हॉल में ट्रेवन में पहुंचता है। वह फॉलस्टॉप और बाकी लोगों के साथ बैठकर बातें करता है। वह हंसता है, मजाक करता है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक गंभीरता दिखाई देती है। दर्शक महसूस करते हैं कि प्रिंस हॉल के भीतर कुछ बदल रहा है। तभी शराब खाने में आते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस। यह वही न्यायाधीश है जिसने पहले भी प्रिंस हॉल को उसकी गलतियों के लिए डांटा था। चीफ जस्टिस का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है। वे कानून के सामने किसी को नहीं जानते, चाहे राजा का ही बेटा क्यों ना हो। वे फॉलस्टॉप की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी उम्र अब मौज मस्ती की नहीं रही, तुम्हें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। फॉलस्टॉप हमेशा की तरह मजाक में टाल देता है, लेकिन चीफ जस्टिस उसके व्यवहार से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। प्रिंस हॉल की तरफ चीफ जस्टिस मुड़ते हैं और बड़े सम्मान से कहते हैं, राजकुमार, एक दिन यह राज्य आपके हाथों में होगा। लोग आपके हर कदम को देख रहे हैं। प्रिंस हॉल ध्यान से उनकी बातें सुनता है। वह पहली बार बिना मजाक के उत्तर देता है, मैं आपकी बात को समझता हूँ। यह छोटा सा संवाद दर्शकों को बताता है कि प्रिंस हॉल के अंदर परिवर्तन शुरू हो गया है। उधर किंग हेनरी फोर्थ की हालत खराब होती जा रही है। उन्हें बार बार चक्कर आते हैं। डॉक्टर, दरबारी, उनके बेटे सभी चिंतित हैं, लेकिन राजा की सबसे बड़ी चिंता विद्रोह नहीं बल्कि प्रिंस हॉल है। वे चाहते हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द अपने जीवन की दशा बदल ले। इधर फॉलस्टॉप को अभी भी पूरा विश्वास है कि जैसे ही प्रिंस हॉल राजा बनेगा वह भी अमीर और शक्तिशाली बन जाएगा। वह अपने दोस्तों से कहता है, देख लेना, कुछ ही दिनों में पूरा इंग्लैंड मुझे सम्मान देगा। लेकिन शेक्सपियर दर्शकों को पहले ही संकेत दे देते हैं कि यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, और यही नाटक की सबसे बड़ी ड्रामेटिक आयरनी है। दर्शक सच जानते हैं, लेकिन फॉलस्टॉप यह सच नहीं जानता है। लेकिन उसी समय इंग्लैंड के दूसरे हिस्से में एक नया तूफान जन्म ले रहा था। हॉटस्पॉट तो मर चुका था, लेकिन उसके समर्थकों के दिल में विद्रोह की आग अभी भी जल रही थी। उन्हें लगता था किंग हेनरी फोर्थ ने छल और ताकत के बल पर सिंहासन हासिल किया है और अब समय आ गया है उन्हें हटाकर न्याय स्थापित किया जाए। आर्क बिशप ऑफ यॉर्क की सभा एक गुप्त स्थान पर थी।
कुछ शक्तिशाली लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख है आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मोबेरी और अन्य समर्थक। आर्क बिशप सभा की शुरुआत करते हुए कहता है, हॉटस्पॉट चला गया लेकिन उसकी तलवार का सपना अभी भी जिंदा है। अगर हम आज नहीं उठे तो इंग्लैंड हमेशा के लिए अत्याचार के नीचे दब जाएगा। सभा में मौजूद सभी लोग एग्री होते हैं इस बात से। उनका जो एम था, लक्ष्य था, वो साफ था, किंग हेनरी फोर्थ को सत्ता से हटाना। सभी विद्रोही एक ही नाम पर भरोसा कर रहे थे, नॉर्थम्बरलैंड, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी सेना थी। अगर वह साथ आ जाते हैं तो राजा की सेना मुश्किल में पड़ सकती है। हर दिन हर घंटे वे उसी का इंतजार करते रहे, लेकिन नॉर्थम्बरलैंड नहीं आया। एक मैसेज आता है कि वह बीमार है और इस समय युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। यह खबर सुनते ही विद्रोहियों का आधा उत्साह खत्म हो जाता है। फिर भी अब वापस लौटना उनके लिए संभव नहीं है। राजा की ओर से भी तैयारी की जाती है। राजा किंग हेनरी फोर्थ स्वयं इतने बीमार थे कि सेना का नेतृत्व भी नहीं कर सकते थे, इसलिए यह जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे प्रिंस जॉन ऑफ लैंचेस्टर को दे दी। प्रिंस जॉन प्रिंस हॉल की तरह लोकप्रिय तो नहीं था, लेकिन वह बेहद शांत, धैर्यवान और राजनीतिक रूप से बुद्धिमान था। उसने सेना को लेकर विद्रोहियों की ओर कूच किया। दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। कुछ दिनों बाद दोनों सेनाएं एक विशाल मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। एक ओर विद्रोही, एक ओर राजा की सेना। सैनिक अपनी तलवारें निकाल चुके थे, घोड़े बेचैन थे, बस युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन तभी प्रिंस जॉन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। प्रिंस जॉन ने विद्रोहियों के पास संदेश भेजा, हम अपने देशवासियों का खून नहीं बहाना चाहते। अगर तुम्हारी शिकायतें हैं तो आओ बैठकर बात करते हैं। विद्रोही नेता तो पहले चौंक गए। उन्हें लगा शायद राजा डर गया है। काफी चर्चा के बाद उन्होंने बातचीत स्वीकार कर ली। प्रिंस जॉन और विद्रोही नेताओं के बीच मुलाकात होती है। आर्क बिशप ऑफ यॉर्क अपनी सारी शिकायतें बताता है। राजा ने पुराने वादे पूरे नहीं किए, कई सरदारों के साथ अन्याय हुआ और देश में असंतोष फैल गया। प्रिंस जॉन पूरे धैर्य से उनकी बातों को सुनता है। वह बीच में एक बार भी नहीं टोकता। सब कुछ सुनने के बाद वह शांत स्वर में कहता है, यदि यही तुम्हारी शिकायतें हैं तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अब जबकि हमारी बातचीत सफल रही तो युद्ध की आवश्यकता नहीं है। विद्रोही नेताओं को लगा उनकी जीत हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हथियार नीचे रख दो। जैसे ही विद्रोही सैनिक लौटने लगे, प्रिंस जॉन ने अपने अधिकारियों की ओर देखा और धीरे से कहा, अब इन्हें गिरफ्तार कर लो। कुछ ही क्षण में राजा के सैनिक आगे बढ़े। आर्क बिशप हेस्टिंग्स, मॉरबेरी सहित सभी नेताओं को बंदी बना लिया। वे स्तब्ध रह गए। आर्क बिशप ने कहा, यह तो विश्वासघात है। प्रिंस जॉन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बातें सुनने का वादा किया था, तुम्हें विद्रोह की सजा से मुक्त करने का नहीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही विद्रोह समाप्त हो चुका था। इसी समय फॉलस्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। उसे सैनिक भर्ती करने का आदेश मिला था, लेकिन उसने ईमानदार भर्ती के बजाय अमीर लोगों से पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया और गरीब कमजोर लोगों को सेना में भेज दिया। उसे लगता था कोई उसकी चालाकी नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए देशभक्ति नहीं, यह कमाई का जरिया था। विद्रोह लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन महल में एक और संकट खड़ा था। किंग हेनरी फोर्थ की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। दरबारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वॉरविक धीरे से प्रिंस हॉल से कहता है, अब समय आ गया है, आपको आपके पिता के पास रहना चाहिए। प्रिंस हॉल बिना कुछ कहे महल की ओर चल पड़ता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी पुराने वाली जिंदगी अब बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। युद्ध तो लगभग समाप्त हो चुका था। प्रिंस जॉन अपनी बुद्धिमानी से विद्रोहियों को पूरी तरीके से परास्त कर चुका था, लेकिन महल में के अंदर भी तो एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे तलवार से जीता नहीं जा सकता था। किंग हेनरी फोर्थ अब इतने बीमार हो चुके थे कि दरबार के हर व्यक्ति को एहसास हो गया कि अब इंग्लैंड को बहुत जल्दी एक नया राजा मिलने वाला है। वेस्टमिनिस्टर पैलेस में
पहले की तरह चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। गलियारों में धीरे चलते चलते सैनिक, चिंतित मंत्री और फुसफुसाते हुए दरबारी, हर कोई एक ही बात कह रहा था, क्या राजा आज की रात बच पाएंगे? राजवैद्य लगातार राजा की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी उम्मीद कम और चिंता ज़्यादा थी। किंग हेनरी IV अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वे खिड़की से आती हल्की रोशनी को देखते हुए अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। उन्हें याद आता है वो दृश्य, कैसे उन्होंने रिचर्ड II से सिंहासन छीन लिया था, कैसे उस फैसले के बाद इंग्लैंड वर्षों तक गृह युद्ध में उलझा रहा। धीरे धीरे वे बोलते हैं, राजा बनना आसान था, लेकिन राजा बने रहना सबसे कठिन काम है। उन्हें लगता है शायद उनकी गलतियों की सजा पूरा देश भुगत रहा है। वारविक राजा के पास बैठा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है हॉल बदल गया है? वारविक मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, कभी कभी महान लोग अपनी असली पहचान छिपाकर रखते हैं दुनिया से। प्रिंस हॉल ने लोगों के बीच रहकर उनके दुख सुख को समझा। यही अनुभव उसे एक दिन महान राजा बनाएगा। राजा ने गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें अपने बेटे पर विश्वास होने लगा। उधर प्रिंस हॉल महल में पहुंच चुका था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी शरारत नहीं थी। वह अपने पिता के कमरे के बाहर खड़ा था। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर फादर नहीं रहे तो क्या मैं इस पूरे साम्राज्य का भार उठा पाऊंगा? उसने कभी इस जिम्मेदारी को इतने गंभीरता से महसूस ही नहीं किया था। राजा बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद राजा की सांसें बहुत धीमी हो गई। वे बिल्कुल स्थिर हो गए। दरबारियों को लगा राजा का निधन हो चुका है। धीरे धीरे सभी लोग कमरे से बाहर निकले। कमरे में केवल प्रिंस हॉल रह गए थे। प्रिंस हॉल की नज़र अपने पिता के सिरहाने रखे मुकुट पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ क्षणों तक वह सिर्फ उसे देखता रहा। फिर उसने दोनों हाथों से मुकुट को उठाया, लेकिन यह लालच नहीं था। वह धीरे से बोलता है, आज तक मैं इस ताज से दूर भागता रहा, लेकिन अगर अब यह मेरे हिस्से में आने वाला है तो मुझे इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। वह मुकुट अपने हाथों में लेता है और भारी मन से कमरे से बाहर चला जाता है। अचानक राजा की आंख खुलती है, लेकिन सबने तो यही समझा था कि राजा मर गया है। वह केवल गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सिरहाने पर देखा कि राजमुकुट नहीं है। उन्होंने घबरा कर पूछा, मेरा मुकुट कहाँ है? दरबारियों ने बताया कि प्रिंस हॉल उसे लेकर चले गए। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर गहरा दुख छा गया। उन्हें लगा शायद उनका बेटा उनके जीवित रहते ही राजा बनने के लिए उत्सुक हो गया है। कुछ देर बाद प्रिंस हॉल वापस कमरे में आया। उसके हाथ में वही मुकुट था। राजा ने गहरी आवाज में कहा, हॉल, क्या तुम्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ? क्या तुम मेरे जीते जी राजा बनना चाहते हो? प्रिंस हॉल तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, नहीं पिताजी, मैं आपको मृत समझ लिया था। मैं मुकुट लेकर भागा नहीं। मैं केवल उस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहता था जो शायद मेरे हिस्से में आने वाली है। यदि मैंने आपको दुख पहुंचाया तो मुझे क्षमा करिएगा। यह कहते हुए वो मुकुट वापस पिता के सामने रख देता है। किंग हेनरी IV कुछ क्षण तक अपने बेटे को देखते हैं। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि इंग्लैंड सुरक्षित हाथों में जाएगा। याद रखना, राजा बनने का मतलब शक्ति नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है देश को एकजुट रखना और अपने निर्णय हमेशा न्याय के आधार पर लेना। प्रिंस हॉल ने अपने पिता का हाथ अपने माथे पर लिया। उस क्षण एक शरारती राजकुमार सचमुच एक भावी राजा बन चुका था। मतलब मेंटली वो राजा बन चुके थे। फिर भी महल में अभी भी सन्नाटा था। बाहर सूरज निकल चुका था, लेकिन वेस्टमिनिस्टर पैलेस में तो ऐसा लग रहा था मानो समय रुक ही गया हो। किंग हेनरी IV की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। प्रिंस हॉल उनके सिरहाने बैठा था। वह अब पहले वाला लापरवाह युवक नहीं रह गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक भावी राजा की गंभीरता भी थी। उसे पता था अगर आज उसके पिता चले गए तो केवल एक पिता की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि पूरे इंग्लैंड का इतिहास बदल जाएगा। राजा ने बड़े मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने प्रिंस हॉल को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, हॉल, मैंने अपना जीवन संघर्ष में बिताया है। मैं ताज पाया,
मैंने ताज पाया, लेकिन कभी चैन की नींद नहीं सो पाई। राजा बनने का अर्थ शक्ति नहीं, बल्कि हर दिन अपने लोगों के लिए जीना है। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत से पहचानेंगे, लेकिन तुम अपने कर्म से अपना भविष्य लिखना। प्रिंस हॉल ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं वचन देता हूँ, मैं इंग्लैंड को निराश नहीं करूँगा। कुछ ही देर बाद राजा ने गहरी सांसें ली और वो सांसें धीमी होने लगी। पूरा कमरा शांत हो गया। वारविक, वेस्टमोरलैंड, चीफ जस्टिस सभी मौन खड़े थे। फिर धीरे धीरे किंग हेनरी फोर्थ ने अंतिम सांस ली। अब कमरे में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी ने झुककर कहा, द किंग इज डेड। सभी ने सिर झुका लिया और इस तरह इंग्लैंड ने अपना राजा खो दिया। अब प्रिंस नहीं, अब वो बन चुके हैं किंग हेनरी फिफ्थ। राजा की मृत्यु के साथ ही प्रिंस हॉल अब आधिकारिक रूप से किंग हेनरी फिफ्थ बन चुके हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने अपने पिता के सम्मान में शोक घोषित किया। फिर उसने राज्य के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया। सबकी नज़रें प्रिंस हॉल पर थी। क्या वह वही पुराना हॉल होगा या सचमुच बदल चुका है? दरबार में सबसे पहले आते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस। उन्हें डर था कि प्रिंस हॉल अब राजा बनकर उनसे बदला लेगा, क्योंकि वर्षों पहले उन्होंने प्रिंस हॉल को कानून के अनुसार डांटा था और गिरफ्तार भी कराया था। चीफ जस्टिस सिर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन किंग हेनरी फिफ्थ यानी प्रिंस हॉल ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आपने कभी मेरे साथ अन्याय नहीं किया, आपने केवल कानून का सम्मान किया और ऐसे व्यक्ति ही मेरे राज्य में न्याय कर सकता है। उन्होंने चीफ जस्टिस को उसी पद पर रहने का आदेश दिया। पूरा दरबार समझ गया, यह नया राजा भावनाओं से नहीं, न्याय से शासन करेगा। फास्ट स्टॉप तक खबर पहुंची। उधर फास्ट स्टॉप को पता चला कि प्रिंस हॉल अब किंग हेनरी फिफ्थ बन चुका है। वह खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरी गरीबी खत्म, अब मैं राज दरबार का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने नए कपड़े पहने, अपने दोस्त पिस्तल, बारडोल्फ और नीव को लेकर साथ गया। वह पूरे गर्व से चलता हुआ महल की ओर गया। उसे विश्वास था कि हॉल उसे देखकर गले लगा लेगा। राज दरबार सजा हुआ था। नए राजा का पहला सार्वजनिक दरबार था। सैनिक, मंत्री, न्यायाधीश सभी उपस्थित थे। तभी भीड़ में से चिल्लाता हुआ फाल्स्टाफ आया, गॉड सेव जी माय स्वीट बॉय, मेरे प्यारे हॉल। पूरा दरबार उसकी तरफ देखने लगा। फाल्स्टाफ मुस्कुरा रहा था। उसे लगा बस अब राजा उसे बुलाएंगे, लेकिन किंग हेनरी फिफ्थ ने गंभीर नज़रों से उसकी तरफ देखा और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध वाक्य कहा, आई नो दी नॉट ओल्ड मैन, मैं तुम्हें नहीं जानता बूढ़े आदमी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फाल्स्टाफ की मुस्कान गायब हो गई। राजा बोले, आज मैं केवल हॉल नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड का राजा हूँ। मैं अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुका हूँ। यदि मैं अपने पुराने साथियों के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा तो लोग कभी मेरे पद का सम्मान नहीं करेंगे। उन्होंने फाल्स्टाफ को आदेश दिया कि वह कुछ समय तक दरबार से दूर रहे। साथ ही यह भी कहा कि उसकी आवश्यकताओं की ध्यान रखी जाएगी। यह कठोर निर्णय था, लेकिन निर्दय नहीं। फाल्स्टाफ का दिल टूट गया। वह वहीं खड़ा रह गया। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के साथ उन्होंने वर्षों तक मौज किया, आज वही राजा उसे अपने जीवन से अलग कर चुका है। उसने धीरे से कहा, मुझे यकीन था एक दिन हॉल मुझे फिर बुलाएगा। मुझे यकीन है कि यह फिर बुलाएगा, लेकिन दर्शक जानते थे कि वह दिन कभी नहीं आएगा। नाटक का लास्ट मैसेज, यही शेक्सपियर हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। नेतृत्व का अर्थ कठिन निर्णय लेना, और प्रिंस हॉल ने अपने मित्र को नफरत नहीं, उससे अपने कर्तव्यों से कम रखा। यही कारण है इतिहास उन्हें किंग हेनरी फिफ्थ के रूप में याद रखता है, न केवल प्रिंस हॉल के रूप में। दोस्तों, यही था विलियम शेक्सपियर किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 का भावनात्मक अंत। यहाँ केवल राजा की मृत्यु की कहानी नहीं थी, बल्कि एक युवा राजकुमार जो महान राजा बनने की यात्रा पर सवार हो चुका है, और यही यात्रा आगे हेनरी फोर्थ में सबसे गौरवशाली रूप में दिखाई देती है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कहानी पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स आपको लगते हैं, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं, बट आपको लग रहा होगा कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़
like and comment below and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Love you all. Jai Hind.